सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वाई शायस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 8 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पे करने वाले हैं। क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है गाइज। सो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि एट दैट टाइम और आज के टाइम को कंपेयर किया जाए तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या क्या डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, क्या कौन से डिफरेंसेस हैं, उस टाइम पे कैसे ट्रीट किया जाता था मेंस को एंड वेमेंस को। तो हमने देखा था कि मेंस की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हुआ करती थी, ठीक इन द सेंस कि वो लोग डोमिनेट करते थे वेमेंस को। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लास डिविजन्स, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमने ये जब मैं क्लास 6 वाला पढ़ा रही थी एंशियंट हिस्ट्री उस टाइम पे, तो उसमें भी हमने देखा था ये डिवीज़न। उसके बाद में हमने देखा था कि कैसे कैसे चेंजेस आए थे अर्ली 19th सेंचुरी से। हमारे बहुत सारे से रिफॉर्मर्स आ रखे थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब ने कैसे कैसे रिफॉर्म किए। विडो रीमैरिज के अगेंस्ट में, गर्ल्स एजुकेशन के अगेंस्ट में इन लोगों ने आवाज़ें उठाई। सो अभी ना हम इसके सेकेंड पार्ट में करते हैं कि जब गर्ल्स स्कूल जाने लगी थी, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। ओके, देखो अभी तक पिछले वाले वीडियो तक हमने बात करी है विडो रीमैरिज के बारे में। अभी यहाँ पे बात करेंगे उनकी स्कूलिंग के बारे में, गर्ल्स की जितने भी पहले क्या हुआ करता था कि जो गर्ल्स थी ना उनको अलाउड नहीं था स्कूल जाना। अजीब सी थिंकिंग थी उन लोग की कि अगर ये लोग स्कूल जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा। समथिंग वॉज लाइक एकदम बैकवर्ड सी थिंकिंग थी उन लोग की। ठीक है, तो बहुत सारे से रिफॉर्मर्स ऐसे भी थे जिनको ऐसा लगा कि गर्ल्स का जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है अगर विमेंस की कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने और बहुत सारे अदर रिफॉर्मर जो थे बॉम्बे में, उन्होंने स्कूल ओपन करवाए गर्ल्स के लिए ताकि वो वहाँ पे जाके पढ़ाई लिखाई कर सके। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पे जब स्कूल ओपन हुआ ना मिड 19th सेंचुरी में, तो बहुत सारे जो लोग थे वो उससे डरे हुए थे, क्योंकि उन लोग को ऐसा लगता था कि जब लड़कियां, जब गर्ल्स जो होती हैं वो जब पढ़ने जाएंगी तो फिर वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी, जो घर का काम है, जो हमारे एंशियंट ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है वो सारी चीज़ें वो लोग भूल जाएंगी। और क्योंकि जो गर्ल्स हुआ करती थी ना उनको बहुत ही, देखो अगर स्कूल एक जगह पे ओपन हो रहा है ना तो ऐसा नहीं है कि एक बार में 10 जगह पे ये लोग स्कूल ओपन करवा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ ठीक है, कलकत्ता में स्कूल ओपन हुआ तो वो वहाँ से ना बहुत दूर दूर से, बहुत ही डिस्टेंस से लड़कियाँ जो गर्ल्स थी वो आती थी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक तो ट्रैवलिंग में दिक्कत होती थी और बहुत लोगों को ये लगता था ना कि ये जो है ना स्कूलिंग वाला जो सिस्टम है, एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन का जो सिस्टम है वो हमारी गर्ल्स को ना करप्ट बना देगा, वो करप्ट हो जाएंगी, उन पर कोई असर नहीं होगा, वो उल्टा ना वो, हाँ मतलब उन लोग को पता था कि अगर एजुकेशन ऐसे मिलता रहा तो वो एक ना एक दिन हमारी कोई बात नहीं मानेंगी। बेसिकली वो लोग डोमिनेट ही किया करते थे, उन लोग को वही पसंद था। ओके, और कहीं ना कहीं वो हमारे ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ था, एंशियंट टाइम से, कल्चर से, कि हाँ लड़कियों को ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये वाली भी उन लोग की थोड़ी सी ख्यालात थी। उन लोग को ऐसा लगता था कि जो गर्ल्स हैं उनको पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं, पब्लिक स्पेस होती हैं, उससे उन लोग को दूर ही रहना चाहिए। इसीलिए जो 19th सेंचुरी का वाला जो पीरियड था ना, बहुत सारी जो वेमेंस थी जो कि पढ़ी लिखी हुआ करती थी, वो मोस्टली अपने या तो पापा से उन्होंने पढ़ाई करी होगी, मीन्स उनके जो फादर्स वगैरह हुआ करते होंगे, फिर जो उनके हस्बैंड्स वगैरह हुआ करते होंगे वो लोग उनको पढ़ाया करते होंगे, या फिर वो खुद ही पढ़ा लिखा करती थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे देखो स्कूल वगैरह ओपन हो गया, बट ऐसा नहीं था ना कि अचानक से आप उस थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हो। तो मान लिया कि स्कूल ओपन हो गया, बट धीरे धीरे करते करते ही उसमें गर्ल्स ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ओपन करवा दिया तो सबके सब एक ही बार चली जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे से रेस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हुआ करते थे। फिर आप बाद में देखोगे गर्ल्स के लिए स्कूल स्टैब्लिश करवाया गया, कहाँ पे, पंजाब में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। पंजाब में आर्य समाज के थ्रू ओपन करवाया गया, एंड महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले, आपने नाम सुन रखा होगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इन्होंने ओपन करवाया था। अच्छा, अगर बात करें ना मुस्लिम हाउस होल्ड के बारे में, नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम हाउस होल्ड वगैरह हुआ करती थी, इन्होंने इनकी जो विमेंस थी उन्होंने ना कुरान पढ़ना शुरू करा अरेबिक में। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे मैं पहले बता दे रही हूँ, पीपीटी में मैंने बस मेन पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, मैं एक स्टोरी के फॉर्म में सुना रही हूँ तो उसको सुनते जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्लियरली, और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना। तो मैं बता रही थी कि नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम विमेंस थी उन्होंने अरबिक में कुरान को भी पढ़ना शुरू करा। वो या तो वो खुद से पढ़ती थी या फिर कुछ ऐसी विमेंस आती थी उनको घर पे पढ़ाने के लिए, बट हाँ अभी स्कूलिंग के लिए रेस्ट्रिक्शंस थी उन लोगों में कि नहीं नहीं जाना है। बहुत कम ही जो लोग कम ही जो गर्ल्स थी वो जा पाती थी, और उनको भी तकलीफ़ होती थी बहुत सारी जाने में। तो बाद में तो बहुतों ने जाना भी बंद कर दिया, बट स्टिल जैसे जैसे रिफॉर्म हुआ हर एक चीज़ में, तो गर्ल्स ने भी अपनी एजुकेशन की तरफ में थोड़ा सा ध्यान दिया, तो फिर आगे सिस्टम ऐसे बेटर बना। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ पे इतना ही दिया या इतना ही जानो।
फिर आप देखोगे जो उर्दू नॉवेल्स है ना, वो लेट 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम उर्दू नॉवेल्स लिखे गए थे। उसके बाद में बहुत सारी जो जितने भी मुस्लिम वुमेन्स जितने भी कुरान वगैरह पढ़ती थी ना, स्पेशली वो लोग ना ऐसे नहीं पढ़ती थी कि कुछ टेक्नोलॉजी या फिर कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट हो रखा है, ऐसे वो लोग नहीं पढ़ती थी। वो लोग मतलब जो उनका जो रिलीजन था, जो उनका डोमेस्टिक मैनेजमेंट था ना, वो लोग उसी कंटेक्स्ट में जो भी वो लोग पढ़ाई करती थी उसको समझती थी, ठीक है। जैसे कि वो लोग नॉवेल्स पढ़ती थी ना, मैंने अभी जैसे बताया उर्दू नॉवेल्स लिखे जाने लगे थे लेट 19th सेंचुरी से। तो वो नॉवेल से क्या ही वो लोग लेती थी अपने माइंड में, अपने माइंडसेट में क्या उन लोग क्या आता था, हाँ हमारा रिलीजन, हमारा डोमेस्टिक मैनेजमेंट हमारे लिए सबसे बेटर है, ठीक है। मतलब जो भी जो रोज़मर्रा की जो कामें होती हैं ना, वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेती थी। फिर उसके बाद में आप देखोगे जो विमेंस थी, जस्ट अ मिनट, हाँ, जो विमेंस थी वो विमेंस के बारे में ही लिखने लगी। क्या इसके कहने का क्या मतलब है, देखो जब स्कूल्स वगैरह ओपन हुए, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स ने वहाँ पे ज्वाइन करा, विमेंस जो थी वहाँ पे उन्होंने भी ज्वाइन करा। बाद में ना ये लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि आज आप पढ़ाई कर रहे हो कभी आप कुछ बनोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये लोग भी ना आगे जाके बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ बनी ये लोग, एंड फिर उसके बाद इन लोगों ने भी बुक लिखना शुरू किया। तो इन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे कि हमारा पहले का जो सिस्टम था, जो विमेंस को कैसे डोमिनेट करते थे लोग, हमें कोई राइट्स वगैरह नहीं था, अभी कैसे हम लोग को सारे राइट्स मिल रहे हैं। तो जो बहुत सारी थी वहाँ पे विमेंस थी ना, वो अपनी कंडीशन को बताते हुए अपनी जितनी भी बुक्स वगैरह हुआ करती थी ना, उसमें इन लोगों ने लिख रखा है, ओके। अभी ना आगे मैं बताऊंगी कौन सी ऐसी वुमेन्स थी, कितनी लोग थी, कितनी वुमेन्स थी जिन्होंने ऐसा लिख रखा है, ठीक है। आप देखो अर्ली 20th सेंचुरी से ना एक मुस्लिम वुमेन थी, जैसे कि भोपाल की जितनी भी बेगम्स वगैरह हुआ करती थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस हिंदू रिलीजन में ही ऐसा हो रखा है, मुस्लिम्स में भी बड़े सारे से इन लोगों ने रिफॉर्म करे। तो जो भोपाल की बेगम्स वगैरह होता हुआ करती थी ना, उन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक क्रुशियल रोल प्ले करा है हमारी उस टाइम की सोसाइटी में। उन्होंने गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए कलकत्ता और पटना में स्कूल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे उस टाइम के कि हाँ वुमेन्स को दूर रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, आपका हस्बैंड आपको उसके अंडर में रहना चाहिए, जितने भी ऐसे कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे, और भी बड़े सारे से थे, उनका उनके अगेंस्ट में थी ये जो रुकैया वटेवर जो भी नाम इनका, रुकैया शेखावत हुसैन जो भी नाम है, ठीक है। ये उनके अगेंस्ट में थी, एंड ये आर्ग्यू भी करती थी जितने भी रिलीजियस लीडर्स वगैरह हुआ करते थे कि हाँ जो विमेंस का प्लेस है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है, एंड ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, ठीक है, हमें भी इक्वालिटी चाहिए। तो इन्होंने बड़ी सारी सी इन्होंने ना डिबेट कर रखी है। उसके बाद आप देखोगे 1880 आते आते जितने भी इंडियन वुमेन्स थी ना, वो यूनिवर्सिटीज़ में उनकी एंट्री स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद कुछ जो थे, अभी देखो पढ़ाई करोगे तो कभी ना कभी तो बड़े होगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पढ़ाई करते वक्त आप छोटे ही रहोगे, आगे आपका ग्रोथ होगा, क्लासेस बढ़ेंगी। हाँ ठीक है, किसी को डिफ़िकल्टीज लगी, बड़े सारे से लोगों ने स्कूल तो छोड़ ही दिया, जिसको जो बिल्कुल पुअर क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि उनके पास ना मनी था ना कुछ, तो उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं थे जो जिससे वो एजुकेशन में वो जा पाए। बट हाँ जिसके पास थे वो आगे बढ़ी, एंड फिर उसके बाद में बड़ी सारी से जितने भी गर्ल्स थी वीमेंस थी उन सबको पढ़ाने लिखाने का काम किया है। देखो 1880 आया ना, तो जितने भी वुमेन्स थी, इंडियन वुमेन्स थी, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री उनकी स्टार्ट हो गई थी। कुछ एज ए मतलब कुछ की ट्रेनिंग चल रही थी एज ए डॉक्टर, कुछ ट्रेनिंग दे रहे थे, कुछ ने टीचर बने। उसके बाद में जितनी भी वुमेन्स थी उन्होंने ना अपने क्रिटिकल व्यूज़ को पब्लिश करना शुरू कर दिया अपने किताबों में। किस टॉपिक क्या था, कौन सा टॉपिक था, विमेंस का ही टॉपिक था। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि पहले की विमेन कैसे रहती थी, अभी क्या हो रहा है। तो उनको ना अभी रियलाइज़ हुआ कि पहले उन लोगों को किस हद तक ह्यूमिलिएट किया जाता था। ह्यूमिलिएट तो मतलब आप कह सकते हो, बट हाँ आप बोलो डोमिनेट ही करते थे वो लोग, ठीक है, ह्यूमिलिएट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कह सकते हो करते थे लोग, बिकॉज ऐसा नहीं था कि किसी को मारते पीटते नहीं थे लोग, ठीक है। तो यू कैन से अत्याचार होता था पहले वुमेन्स पे, ओके। सो ऐसी एक वुमेन थी ताराबाई शिंदे, उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश करी, स्त्री पुरुष तुलना एक नाम था उनकी बुक का, स्त्री पुरुष तुलना उनकी बुक का नाम था। इन्होंने इनका जो ये जो है ना, ये पूना में रहती थी, इनका घर पूना में भी है, इनकी एजुकेशन भी वहीं से हुई है ताराबाई शिंदे की। एंड जो ये किताब लिखी थी ना स्त्री पुरुष तुलना, उन्होंने सॉरी हाँ उन्होंने उसमें कंपेयर किया था पुरुष को महिलाओं से, ओके, मेंस को विमेन से कंपेयर किया था। एंड उन्होंने उसके अगेंस्ट में उसमें भी बहुत कुछ लिखा है, जितने भी सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे कि हाँ वुमेन्स जॉब नहीं कर सकती हैं,
बस जॉब जो होते हैं, जो बाहर जाना होता है वो बस मेन के लिए बना है, और जो वुमेन्स होती हैं वो घर का काम करेंगी वगैरह, ऐसी बहुत सारी सी ख्याल हुआ करते थे उस टाइम पे। इस टाइप की आइडियोलॉजी तो हुआ करती थी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने बड़ी सारी सी इस बुक में ना अपनी व्यूज़ लिखे हैं, क्रिटिकल व्यूज़ हैं उनके वैसे भी। फिर उसके बाद आप देखोगे पंडित रमाबाई भी थी, एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्कॉलर है संस्कृत की। इन्हें लगा कि जो हिंदुइज़्म है, देखो डिफरेंसेस सब में थे, सिख में भी थे, मुस्लिम्स में भी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने हिंदुइज़्म में हुआ करते थे, ठीक है। हिंदू रिलीजन में कुछ ज़्यादा ही लेवल का चल रहा था ये कास्टिज़्म वगैरह, कि अनटचेबल्स, हम इनको नहीं छुएंगे, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हिंदुइज़्म में बहुत ज़्यादा से चलता आ रहा है, बहुत टाइम से भी चलता आ रहा है, बहुत ज़्यादा भी हो रखा था हमारे हिंदू रिलीजन में उस टाइम पे। तो इनको पंडित रमाबाई को लगा कि जो ये हिंदुइज़्म है ना, ये ऑप्रेसिव है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इस रिलीजन को ही नहीं ख़त्म होना चाहिए, आप इसमें रिफॉर्म करो, ठीक है। तो ये तो मतलब हिंदुइज़्म को ये मानती नहीं थी, मानती थी, यस ऑफ कोर्स मानती थी कि हाँ वो अपना रिलीजन है, बट जो इसके जो ख्यालात थे ना, जो आइडियोलॉजी थी ना मेंस एंड वुमेन्स को लेकर के, इसको इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो इनको ऐसा लगता था कि जो ये हिंदुइज़्म है बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव है वुमेन्स के टुवर्ड्स में। एंड इन्होंने ना अपने किताब में ना जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स हुआ करती थी उनकी लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने फिर विडोज़ के लिए एक होम बनाया था पूना में, क्योंकि इनको लगता था, ऑफ कोर्स लगता नहीं था, ऐसा था कि जो मेन उस टाइम पे हुआ करते थे वो अपनी बीवियों पे ना बहुत ही ज़्यादा अत्याचार वगैरह किया करते थे, लाइक मारना पीटना। एंड जैसे ही हस्बैंड की डेथ होती थी उसके बाद उसके फैमिली वाले जो वो औरत होती थी उनको परेशान करते थे। तो ये इन्होंने ना विडोज़ के लिए एक होम बना रखा था कि हाँ ठीक है, जितने भी ऐसे वुमेन्स होंगी वो यहाँ पे आके अपना आराम से रहेंगी, उनको खाना पानी वगैरह जो भी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पे उनकी फुलफ़िल हो जाएंगी। इसीलिए इन्होंने वुमेन्स को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके बाद में फॉर इंस्टेंस आप देखोगे ना कि बहुत सारे ऐसे हिंदू नेशनलिस्ट थे जिनको ऐसा लगता था कि जो हिंदू वुमेन्स हैं वो वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट करके हमारे रिलीजन को ही नहीं, हमारे कल्चर को भी करप्ट कर रही हैं। देखो कहीं पे कुछ रिफॉर्म हो रहा है ना, तो पॉजिटिव साइड भी होंगे, नेगेटिव साइड भी होंगे। तो जो उस ख्याल के लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स ख्याल के लोग थे, उन्हें ऐसा लगता था कि जो वुमेन्स हैं वो हमारे वेस्टर्न जो अंग्रेजों के जो वेस्टर्न वेज है तो उनको अप्लाई कर रही हैं, उनको अपना मान रही हैं। उसके बाद में अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये ना हमारे रिलीजन को ही नहीं, हमारे एंशियंट कल्चर को भी ये करप्ट कर देंगी, ठीक है। और जितने भी फैमिली वैल्यूज़ होते हैं ना उसको ये लोग ख़त्म कर देंगे। और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वगैरह हुआ करते थे वो तो और भी ज़्यादा, मतलब हाँ वो भी वरी थे ऐसे चेंजेस जो हो रहे थे ना वुमेन्स में, वैसे उन सब के लिए। फिर उसके बाद आप देखोगे जब 19th सेंचुरी का एंड होने को हुआ तो जो वुमेन्स थी ना उन्होंने खुद ही एक्टिवली, मतलब बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहा है। आप देखोगे कि उन्होंने किताबें लिखना शुरू करी, उन्होंने मैगजीन्स को भी एडिट किया, मीन्स मैगजीन्स भी उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया। स्कूल्स और जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उसको भी उन्होंने स्टैब्लिश करवाया, वुमेन्स के एसोसिएशन को उन्होंने बनवाया। फिर आप देखो कि जैसे ही 20th सेंचुरी आया, 20वीं सदी, उसके बाद उनके ना प्रेशर ग्रुप्स भी बनना स्टार्ट हो गए थे। आप आगे जाके पढ़ोगे जब हमारा नेशनल मूवमेंट आएगा ना तो उसमें बड़े सारे से वुमेन्स के नाम दे रखे हैं, मैं बताऊंगी कि कौन कौन से थे वो फेमस पर्सनालिटी। अभी नहीं जानो, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने प्रेशर ग्रुप्स वगैरह अपना खुद का उन्होंने फॉर्म किया, अपना खुद का बनाया प्रेशर ग्रुप्स। और फिर उन्होंने ना इस बात पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था फीमेल सफरेज के बारे में, लाइक राइट टू वोट, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आप जानते हो ना, राइट टू वोट, ठीक है। तो इनको ये लगता था कि अगर मेन वोट कर सकता है तो हम भी वोट कर सकते हैं, हमें क्यों ऐसे पीछे रखा जा रहा है, हमें ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटर हेल्थ केयर के लिए भी आप देखो, एजुकेशन के लिए भी देखो, वुमेन्स ने बहुत सारी सी आवाज़ उठाई हैं। जितने भी ऐसे वाहियात ख्याल थे उनके खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ अपने बुक में भी लिख रखा है, डिबेट भी कर रखा है बड़ी सारी से, आप आगे पढ़ोगे, ओके। उसके बाद में कुछ जो वुमेन्स थी ना उन्होंने अभी जैसे मैंने बताया ना कि जो बहुत सोशलिस्ट मूवमेंट हुए थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे 1920 के आसपास में, बड़े सारे से जो वुमेन्स थी उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। अब फिर 20th सेंचुरी में आप देखोगे कि लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्हें ऐसा लगता था, मतलब हाँ लगता नहीं था, वो करना ऐसा चाहते थे कि जो मेन एंड वुमेन है उनको मतलब एकदम इक्वल इक्वल सपोर्ट करा जाए। अगर इनको राइट टू वोट है तो उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इक्वालिटी और फ्रीडम पे बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने फोकस किया है। किसने? हमारे चाचा जी ने, मीन्स नेहरू जी ने, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस साहब ने, ठीक है। उसके बाद फिर भी आप देखो ना जो ये नेशनलिस्ट लीडर्स थे इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाँ इंडिपेंडेंस के बाद में आप लोग को मेन के अकॉर्डिंग ही, मतलब मेन के बराबर ही आप लोग को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, आप लोग के पास भी वोट करने का राइट होगा। लेकिन अभी जो ये एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल चल रहा है ना, आप प्लीज़ अभी उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि एक लॉ आया था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इधर देखो। तो
पहले ये था ना, पहले छोटे छोटे बच्चों की ये लोग कैसे शादियाँ करवा दिया जाता था, मतलब ठीक है अभी 9 साल की बच्ची है, आपने उसकी शादी करवा दी, उसके बाद उस पर अत्याचार हो रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे से उसको डोमिनेट किया जा रहा है। वो क्या ही उसको तो अभी तो वो मैच्योर भी नहीं है, तो उसको क्या ही समझ में आएगा। तो 9 साल पे, 10 साल पे, 12 साल पे ऐसे तो पहले शादियाँ हुआ करती थी। तो 1929 में ना एक चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग एक तो इसके लिए ना बहुत सारी सी डिबेट हो रखी थी, क्योंकि जो उस टाइम की जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी था ना, उनको पसंद नहीं था कि ये लोग हमारे रिलीजन में, हमारे एंशंट कल्चर में ये लोग इंटरफेयर करें। ऑफ कोर्स ये जो मैरिज वाली चीज़ है कोई कल्चर नहीं है, मतलब मान सकते हो है ट्रेडिशन है, बट ये है थोड़ा सा लीगल मैटर हो जाता है ना। अब आज भी देखो हमारे बहुत सारे ऐसे लॉ बन रखे हैं मैरिज को लेकर के, ठीक है। तो उस टाइम पे उन लोग को लगता था कि ये क्या इंटरफेरेंस है इन लोगों का, ये लोग आए हैं ट्रेड करने, ट्रेड करके जाएँ, लड़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करके जाएँ। उन लोगों को सब चीज़ बर्दाश्त था, कल्चर में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं था। तो इसके लिए भी ना बहुत सारे ऐसे डिबेट हो रखे हैं, बहुत ही स्ट्रगल हुए थे। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों ने ही कर रखे, हमारे कुछ रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। मैंने अभी बहुत सारे ऐसे नाम अभी बाकी हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे। इन बहुत लोगों ने विडो रीमैरिज के लिए एंड हाँ, ये जो चाइल्ड मैरिज था इसके अगेंस्ट बहुत सारी सी आवाज़ें उठाई हैं। तो 1929 में एक एक्ट पास हुआ था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो आदमी होता है, जो मैन होता है, उसकी एज होनी चाहिए अराउंड 18, मतलब 18 साल वो होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए। और जो औरत है, जो विमेन होती हैं, उनकी एज 16 होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप जाके वो शादी वादी कर सकते हो। बट ये लिमिट्स भी बढ़ा दी गई, मेन के लिए 21 एंड वुमेंस के लिए 18, ठीक है। उसके बाद आप देखो, आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। अभी जो ये इस वाले बॉक्स में दिया है ना, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद में मैं करवाती हूँ, ठीक है। आप इसको देखो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म को। उस टाइम के जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, मैंने अभी जैसे बताया क्रिटिसाइज़ कर रखा है जितने भी कास्ट इनइक्वालिटीज़ हुआ करती थी उनको। जैसे कि जो राजा राम मोहन रॉय जी जो थे उस टाइम पे, उन्होंने ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ना ट्रांसलेट करा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्रिटिकल एनालिसिस दिया कि कास्ट का, कि हाँ ये आप लोग क्या ही कर रहे हो, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, सबको भगवान ने बनाया है, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करो ना, आप कास्ट पे क्यों ही बिलीव करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रार्थना समाज भी था, उस जो प्रार्थना समाज एक बेसिकली ग्रुप था, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप था। जैसे मैंने बताया ना आर्य समाज, वैसे ही प्रार्थना समाज भी था, कुछ रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने ग्रुप बना रखा था अपना, ठीक है। तो इन्होंने ना स्पिरिचुअल इक्वालिटी जो होती है ना कास्ट की, उस पर इन्होंने फोकस किया। इन्होंने कहा कि जो भक्ति का जो ट्रेडिशन है आप वो अपनाओ, ठीक है, कास्टिज्म इधर मत फैलाओ। मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जितने भी लोग थे कास्टिज्म के अगेंस्ट में ही थे, ठीक है। इन लोग को सोशल रिफॉर्म करना था, क्योंकि इन लोग को कहीं ना कहीं पता था कि अंग्रेज़ नहीं सुधरने वाले हैं, हमें हमारे में ही फॉल्ट है, क्योंकि हम अगर अंदर से मजबूत होंगे ना तो अंग्रेज़ हमें कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कभी वो तोड़ नहीं पाएंगे। फिर ऐसे ही बॉम्बे में आप देखोगे, उस टाइम पे तो बॉम्बे ही नाम था ना, अभी तो मुंबई पड़ा है, उस टाइम पे बॉम्बे ही था। परमहंस मंडली करके था एक मतलब कम्युनिटी आप कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो। वो 1840 में बना हुआ था। ये भी अबॉलिशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट के अगेंस्ट में इन लोगों ने भी आवाज़ें अपनी उठाई थी। बहुत सारे रिफॉर्मर्स ऐसे भी थे जिन्होंने एसोसिएशन बना रखे थे। और ऐसा नहीं था कि बस ये लोअर कास्ट वाले ही कर रहे थे, बहुत सारे अपर कास्ट के लोग भी थे जिन्हें लगता था कि हाँ ये सब करना गलत है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, कास्ट आप लोग मत करो। क्योंकि कास्ट करते करते ना ये लोग अनटचेबिलिटी पे आ गए थे कि ये शूद्र हैं तो हम इनको छुएंगे ही नहीं, हम ये अपर कास्ट वाले यहाँ पे पानी पीने जाते हैं तो ये लोअर कास्ट वाले उधर नहीं कहीं और जाएंगे। तो ऐसे ना ह्यूमिलिएट करते थे ये लोग। तो ऐसे अपर कास्ट वालों को भी लगा कि नहीं ये तो सही नहीं किसी भी एंगल से, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह हो रखे थे, जितने भी टैबूज थे ना उस टाइम पे फूड एंड टच को लेकर के, उसको उन सब ने कहा कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब सब ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आवाज़ तो उठी रही थी। जब कुछ रिजल्ट आए तो ना, हाँ रिजल्ट आया, बस बाद में आया अभी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि 19th सेंचुरी के जब 19th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड चल रहा था, तो जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल्स वगैरह हुआ करती थी ना, वो उन्होंने स्कूल्स ओपन करा ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी मैंने बता रखा था कि ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, ब्रिटेन वाले मतलब अंग्रेज़, और ये लोग पहले भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ नहीं कर रहे थे, बट हाँ बाद में इन लोगों ने अलाउ किया। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, ये ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी इन लोगों ने स्कूल ओपन करने का काम किया है। जो लोअर कास्ट थे, लोअर कास्ट वाले जो चिल्ड्रन थे ना, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे, उनके लिए भी इन लोगों ने एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किया कि हाँ ठीक है ये स्कूल है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। हमने ओपन करा इन द सेंस कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो ट्राइबल ग्रुप और लोअर कास्ट के लिए स्कूल उन्होंने ओपन करवाया था, ओके। उसके बाद में आप देखोगे कि उस टाइम पे ना अर्बनाइजेशन भी हो रहा था, ठीक है। अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, आप जो भी आपको कहना है कह लो। तो विलेज में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि देखो विलेज के लोग वैसे ही अनपढ़ थे, ठीक है। तो उनको जो भी बताया जाता था
तो वो शुरुआत में वो लोग सही मान लेते थे, बाद में उनको पता चलता था कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पुअर लोग थे ना, जितने भी गरीब लोग थे, वो लोग अपने घर को छोड़ने लगे ताकि उनको जॉब मिले, ठीक है, अच्छी एजुकेशन मिले। उनको भी एजुकेशन का तो नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ लिवलीहुड चलाने के लिए उनको जॉब की नीड थी, तो उनको जॉब चाहिए था। तो उन लोगों ने, एक तो परेशान थे वो ब्रिटिशर्स थे कि क्योंकि ना ब्रिटिशर्स को पता था कि विलेज वाले हैं अनपढ़, उनको कुछ समझ में आएगा है नहीं, तो हम लूट सकते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि शहर वाले तो कुछ समझ में आएगा ना, तो वो लोग तो मना भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन विलेज वाले नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी उनके बैकियान उसी ख्याल थे ना, वो विलेजेस को ही लेकर के थे। ऐसा नहीं था कि शहर को लेकर के नहीं थे, बट हाँ पीजेंट्स को मैंने पहले से तो मैं बता रही हूँ ना कि पीजेंट्स वगैरह को, आर्टिशंस को कैसे इन लोगों ने एक्सप्लॉइट कर रखा है। तो ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग तो विलेज में ही रहते थे ना, हाँ शहर में भी रहते थे, बट मेनली ये एरिया था विलेज वाला ही, ठीक है। तो जो पुअर पीपल थे ना, उन्होंने अपना घर वर छोड़ने का वो उन्होंने सोचा कि हाँ हमें जॉब चाहिए, हमें जैसे ही शहर वहर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो हमें जाना है शहर, सॉरी गांव से बाहर, हमें शहर में जाना है, जॉब वॉब ढूंढना है। तो ये लोग ना घर से बाहर गए, शहर में गए, उन वहाँ पे फैक्ट्रीज़ जो थी, इन लोगों को लगा कि हम शहर में जाएंगे, शहर ओपन हो रहा है, मतलब सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह बनी है, तो वहाँ पे हम लोग का सर्वाइवल हो जाएगा, हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। बट ठीक है, स्टार्टिंग में सबको लगता है खाली पुलाव बनाते हैं सबके सब, तो वो लोग गए, लोग अपना घर बार छोड़ के सब फैक्ट्रीज़ में वर्क करने गए लोग। वहाँ पे उन लोग को जॉब्स भी मिली म्यूनिसिपैलिटीज़ में। अब वहाँ पे उन लोगों को क्या क्या किस टाइप की जॉब मिलती थी, लाइक रोड साफ़ करना, बिल्डिंग्स को बनाना, सिटीज़ को क्लीन करना, ठीक है। कैरियर्स जो थे, ब्रिकलेयर्स वगैरह हुआ करते थे, सीवेज क्लीनर्स वगैरह हुआ करते थे, स्वीपर, रिक्शा पुलर्स वगैरह, इन सब की जॉब मिलती थी। बट बाद में उनको लगा कि यार ये तो और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, मतलब ये हो ही क्या रहा है हमारे साथ में। जब हम विलेज में थे तो भी प्रॉब्लम में थे, यहाँ पे है तो और प्रॉब्लम में हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये था कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे काम तो करवाते थे, बट उतने पैसे देते नहीं थे। एंड अगर देते भी थे ना, तो देखो अगर मान लो कि ऑफकोर्स सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे अंग्रेज़ के ऑफिशियल्स तो होंगे ही, तो ना वहाँ पे अंग्रेज़ों के अगर साइड से कोई काम वाम करता था तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। हमारे जो इंडियंस थे उस टाइम पे, जो विलेज से जा रखे थे पेजेंट्स वगैरह वहाँ पे शहर में काम वाम करने के लिए, तो उनको कम पैसे दिए जाते थे, उनसे काम भी ज़्यादा करवाया जाता था, तो उनको ना बेसिकली खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था। ऐसे बहुत सारे से इसके आउटकम्स हैं। अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, अभी तो मैंने अपने मन से ऐसे बता दिया, ठीक है। तो इस वजह से ना उनको और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगने लगा कि हम अपना घर वर छोड़ के आए यहाँ पे, एंड ये लोग हमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना हमें उतना पैसा मिल रहा है ना कुछ, हम अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, अपने घर वालों का क्या करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा वाला कुछ सिस्टम हो रखा था। फिर वहाँ पे जॉब भी ना डिफिकल्ट हुआ करती थी, ऐसा नहीं था कि बैठे बैठे काम करना है, ऐसे सिर्फ इंडियंस को काम दे रखे थे जो बिल्कुल ही अनटचेबल्स करते थे, इनको फिर वैसे बेटर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता था कि हाँ ठीक है आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको ट्रीट अच्छे से करा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता था वहाँ पे। तो जो पुअर लोग थे ना, जो विलेजेस से, जो स्मॉल टाउन से आए थे, जो लो कास्ट के थे, वो लोग सिटीज़ में जाने लगे थे। उसके बाद में काम की डिमांड करते थे वो लोग, ऑफिशियल्स थे। तो ऐसा नहीं था कि बस फैक्ट्रीज में ही काम करते थे, आप देखोगे ना कि कुछ प्लांटेशंस भी हुआ करती थी उस टाइम पे, टी प्लांटेशंस थी असम में, मॉरिशस में, फिर इंडोनेशिया में, एंड वट एवर जो भी नाम है, ठीक है। वहाँ वैसे बहुत सारी ऐसी जगह पे टी प्लांटेशंस भी हुआ करती थी। ये यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जो पुअर थे, लोअर कास्ट से थे, अब उनको लगा कि ठीक है करना तो पड़ेगा ही। और जो ऐसा नहीं था कि ऑफिशियल्स ही इनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे, जो अपर कास्ट के लोग थे ना, जो उसके मालिक बन रखे थे कि हाँ अभी देखो अंग्रेज़ ऑफिशियल्स जो थे ना, ब्रिटेन के ऑफिशियल्स, तो वो आएंगे नहीं काम करने के लिए, वो इंडियन जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड वगैरह हुआ करते थे ना, वो प्लांटेशन के लिए उनको हायर करते थे कि ठीक है आप यहाँ का आपको यहाँ का इंचार्ज बनाया जाता है, आपके अंडर में सारे रह के काम करेंगे। तो बेसिकली वो होता था ना अपर कास्ट का। अब जब वो अपर कास्ट का हुआ करता था, तो उस वो जो अपर कास्ट का होता था ना, वो लो कास्ट वाले अपने जो सर्वेंट वगैरह, सर्वेंट ही तो बोलोगे ना, काम कर रहे तो नौकरी तो है, तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा वो ह्यूमिलिएट करता था, ठीक है। उसको चाहिए पैसे, उसको चाहिए उनका उनका काम होना चाहिए बस, वो उनको मतलब नहीं कि किसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया। वहाँ पे दूसरे भी जॉब्स वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि महार पीपल जो थे ना, जो महार कास्ट के थे, जो कि जिनको अनटचेबल रिगार्ड, जस्ट अ मिनट, हाँ, जिनको अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, उनको भी जॉब मिला महार रेजिमेंट में। भीमराव अम्बेडकर बहुत 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 ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, ये लीडर थे दलित मूवमेंट के। इन्होंने भी पढ़ाने का काम किया आर्मी स्कूल में भी, क्योंकि ना देखो आप ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ में, आप ऐसे तो ज़िंदा नहीं रह पाओगे इस सोसाइटी में, तो किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो वो शुरुआत से ही दलित्स के लिए, कुछ लो कास्ट पीपल के लिए, कुछ जितने भी जो गरीब लोग थे उनके लिए शुरुआत से ही ना वो उनके फेवर में कहा जाने लगा। कुछ लोग तो जो थे, कुछ रिफॉर्मर्स थे जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, कुछ नए नए लॉज भी आ रखे थे, तो हाँ कुछ कंसेशन मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तभी तो ये भीमराव अम्बेडकर जी जो थे दलित मूवमेंट के लीडर भी थे, एंड इन्होंने आर्मी स्कूल में पढ़ाने का भी काम किया है ना। उस बॉक्स पे आते हैं अभी जो हमने पीछे रखा था, या
हु कुड प्रोड्यूस शूज़। देखो उस टाइम पे क्या हुआ करता था ना, जो भी बनाया करता था शूज़ बनाने वाले या फिर जो भी कुछ सेल वेल करने वाले, वेजिटेबल सेल करने वाले, वॉट एवर जो भी कुछ हो, सबके अपने अपने ग्रुप हुआ करते थे, अपना एक समूह वगैरह हुआ करता था, ठीक है। उनको अलग अलग नाम से ये लोग जानते थे। तो जो ये शू बनाते थे ना, लेदर वर्कर्स, तो इनको ऑफन हमेशा ने इनको डर्टी एंड पल्यूटिंग कंसिडर किया जाता था कि हाँ ये तो शूज़ बनाते हैं, करते ही क्या है, कुछ करते वर्ते तो है नहीं। तो स्टार्टिंग में इनको प्रॉब्लम हुई, बट बाद में ना आप जब देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में शूज़ की डिमांड होने लगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आर्मीज़ के लिए। तो इन्होंने इनकी कंडीशन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई कि हाँ अब शूज़ की डिमांड है तो आप किसी और के पास नहीं जाओगे ना शूज़ बनवाने, ऑफकोर्स जो शूज़ बनाता है आप उनके पास में आओगे। तो उस टाइम पे ना शूज़ की डिमांड होने लगी, तो इनकी कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई पहले के मुकाबले, आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एज लीडर आप कह सकते हो ना, 1829 में जो अनटचेबल्स हुआ करते थे ना, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। इन्होंने कह रखा था कि आप स्कूल में एंट्री नहीं कर सकते हो। बेसिकली मैं बता रही हूँ, आपके बुक में दे रखा है, मैं अभी इसको सुनते जाओ, ठीक है। तो 1829 में उनको ऐसा कह दिया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कि जो अनटचेबल्स हैं, जो पुअर पीपल हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आ सकते हो, वो स्कूल जो कि सरकार के अंडर में चलती है, आप उसमें नहीं आ सकते हो। कुछ जो थे उन्होंने अपने राइट वाइट के लिए जब इन लोगों ने लड़ना शुरू किया, बहुत सारे से हड़ताल वगैरह करे, ठीक है, वो कहते हैं ना अनशन काइंड ऑफ। तो वो जब इन्होंने करा, राइट्स के लिए अपने डिमांड करा, आवाज़ उठाई, इतने सारे से रिवॉल्ट नहीं बोलेंगे बट हाँ कुछ हो रखा था उस टाइम पे भी। तो जब वो सारी चीज़ें हुई, अपने राइट्स के लिए उनका डिमांड, उन्होंने अपना आवाज़ उठाया ना, उसके बाद उनको थोड़ा सा कंसेशन मिलना स्टार्ट हुआ कि हाँ ठीक है आप स्कूल आ जाओ, स्कूल के बाहर बैठे रहना। एक वरांडा हुआ करता था, वरामदा आप आज के टाइम पे जिसको बोलते हो हिंदी में, इसको उस टाइम पे क्या ही लिखा है आपके बुक में, वेरांडा, वहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्लासरूम था ना, उन्होंने मना कर दिया था कि ठीक है आप स्कूल तो आओ बट क्लासरूम में आप अलाउड नहीं हो। कहने का साफ साफ इतना मतलब है कि 1829 वाला पीरियड ऐसा था जिसमें अनटचेबल्स को ऐसा भी नहीं अलाउड था कि हाँ यहाँ पे अपर कास्ट वाले पानी पीते हैं तो आप यहाँ नहीं जाओगे, आप कहीं और से पानी पी के आओ। आप उनको गंदे पानी पीने को वैसा मजबूर किया जाता था, ऐसा वाला सिचुएशन हो रखा था। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे अपर कास्ट के लोग आते हैं, आप नहीं जाओगे, और क्योंकि आप नहीं जाओगे क्योंकि वो सरकारी स्कूल है, वो हमने ओपन करा है, तो आप नहीं जाओगे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने जब राइट वाइट के लिए डिमांड करा तो उसके बाद उन्हें राइट वाइट मिले थोड़े से, बट हाँ क्लासरूम में एंट्री उनकी अभी भी बैन थी, ठीक है। एंड ये चैप्टर, ये वाला तो पार्ट मुझे ना इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद वाला एक या दो पार्ट और आएगा, तो यहाँ पे वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, बट हाँ ये थोड़ा सा इसको मैंने डिटेल में करवा दिया यहाँ पे। सो थोड़ा सा प्रमोशन, जो भी एस्पिरेंट सीरियस हो करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, अभी देना है, 10 साल के बाद देना है, एक बार कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा, ओके। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दो और आई थिंक 2 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करने की ना मैं कोशिश करूँगी, ओके। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।